हेलो एवरीवन। आज हम लोग को ना क्लास 12th के बोर्ड्स के लिए फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जो जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है उसको एक एक टॉपिक करके डिस्कस कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में जो पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, सुनिएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये जान लीजिए ना कि अगर कोई पूछेगा चार्ज क्या होता है तो बता दीजिएगा। वैसे चार्ज की डेफिनेशन तो नहीं आने वाली है, ठीक है, लेकिन जानिए, ठीक, कि कोई भी बॉडी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बॉडी की एक बेसिक प्रॉपर्टी जो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा ना। चार्ज के अंदर दो नेचर होते हैं, ठीक है। एक नेचर होता है पॉजिटिव, एक नेचर होता है नेगेटिव। चार्ज के अंदर दो नेचर होता है, एक पॉजिटिव नेचर होता है और एक नेगेटिव। और नेचर बड़ा छोटा नहीं बताता है, बस बताता है कि दो तरह का एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि +2 कूलम और -2 कूलम में हमारा +2 कूलम बड़ा है ना, ऐसा नहीं है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट है। अच्छा, इसके बाद आते हैं, इसका जो यूनिट होता है, ये यूनिट होता है इसका कूलम, ठीक है। इसका यूनिट होता है कूलम एसआई सिस्टम में, और हमारा सीजर सिस्टम में होता है स्टैट कूलम, ठीक है। स्टैट कूलम ये हमारा सीजर सिस्टम में होता है। और चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक। अच्छा, कहीं पे चार्ज अगर रेस्ट में है ना, कहीं पे चार्ज अगर रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। कहीं पे चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, दोनों कांस्टेंट देगा। लेकिन कहीं पे चार्ज हमारा अगर एक्सेलरेट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी देगा, है ना। चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। लेकिन चार्ज कहीं पे एक्सेलरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी देगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये हो गया, ठीक। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकता है, इसलिए बताया, ठीक। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। वैसे कंजर्व होने का मतलब तो होता है कांस्टेंट होना, है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कहेंगे फॉर एनी सिस्टम, फॉर एनी सिस्टम, बॉडी की बात नहीं हो रही है, सिस्टम की। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ना, ये याद रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, ठीक है, कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा। या दूसरा डेफिनेशन, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का दो डेफिनेशन बोले। पहला कि चार्ज, किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आप ये लिखेंगे। या तो दूसरी बात लिखेंगे कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ये हमारा चार्ज हो गया और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो आपके सिलेबस में टॉपिक है लाइन टू लाइन वैसे बता रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद समझिए, इसके बाद आता है कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ देखिए क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ जो है जस्ट लाइक ग्रेविटेशन, ठीक है, जो न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं ना वैसे कूलॉम्स लॉ, ठीक है। ठीक है, कूलॉम्स लॉ कह रहा है आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, ठीक है। आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक। अब कह रहा है Q1 चाहे पॉजिटिव हो, Q2 चाहे नेगेटिव हो, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो, दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, दोनों ही केस में फोर्स लगेगा ना। इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है ना। दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है, ठीक। कूलॉम्स लॉ अगर लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज ना। अब दोनों को कंबाइन करिए, ठीक। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बनेगा, है ना। ये हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है, ठीक है। अगर यही से अगर F और Q में ग्राफ बनाते हैं तो F और Q में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और यहीं पे F और R में ग्राफ बनाएंगे तो इनवर्स है ना स्क्वायर का, तो लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा और समझिए, K की वैल्यू जो होती है
9 इंटू 10, क्या पहले वैल्यू याद रख लें, 1/4πε0 9 इंटू 10 पे पावर 9 और इसकी वैल्यू होती है, यहां से निकाल लेते हैं ना, ठीक है, एफ न्यूटन है, एफ क्या है, न्यूटन है, ये ऊपर गया तो मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर हो गया, तो के की वैल्यू ये आ गई, उठा के इसमें रख दें तो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा दो चार्जेस के बीच का फोर्स आ गया कूलम्ब्स लॉ से ना, जहां पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, जो क्या मेजर करेगा कि कोई भी मैग्नेट, कोई भी आपका मीडियम अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, कितने फोर्स को जाने दे रहा है, इसका मेजरमेंट हमारा एप्सिलॉन नॉट करेगा। इसके वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻11 और यूनिट यही जस्ट उल्टा हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया ना। कूलम्ब्स लॉ का देखिए, इसके बाद क्या है सुनिएगा, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, देखिए ठीक, कह रहा है आपके पास एक चार्ज Q1 है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है और आपके पास एक चार्ज Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर R2 और इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर R है ना, फिर से बोल रहे हैं ना, R1 पोजीशन वेक्टर है Q1 का, R2 पोजीशन वेक्टर है Q2 का और R जो है इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर है। अब ध्यान से समझिए ना, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखें, वेक्टर फॉर्म लिखने का मतलब है ना कि उसमें कूलम्ब्स लॉ में उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है ना, ये आपका मैग्नीट्यूड है। अगर यही चीज ना आपको इसका वो लिखना हो वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, साथ में डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करिए और डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर दैट इज R कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R, या तो वेक्टर R अपॉन R, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दे R कैप से मल्टीप्लाई करने से जो आपका फोर्स है वो फोर्स हमारा किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो F इज इक्वल टू क्या लिखें, देखिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2, R कैप की जगह ये लिखे ना, तो वेक्टर R अपॉन R मिलके R क्यूब हो जाएगा, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आ गया है ना। अगर वेक्टर फॉर्म कहीं भी पूछेगा तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि उनका क्या लिख लेना, डायरेक्शन इंक्लूड कर लेना, ठीक है। अब समझिए, ऐसे कहा, मान लीजिए अगर बोला कि फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2 निकाले, देखो 1 वाला 2 पे फोर्स लगा रहे हैं, 2 वाला 1 पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर आपको 1 पे फोर्स निकालना है 2 की वजह से है ना, आपको 1 पे फोर्स निकालना है तो लिखेंगे K Q1 Q2, 1 पे निकालना है 2 की वजह से अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब, ये हमारा कूलम्ब से फोर्स आया चार्ज Q1 पे, किसकी वजह से Q2, तो जिस पे निकाल, देखो 1 पे निकाले थे ना, तो 1 में से माइनस कर रहे हैं और किसकी वजह से निकाले, 2 की वजह से। अगर यही चीज पूछें फोर्स ऑन 2/1 तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2, अच्छा इसमें 1 पे निकाले, इसमें 2 पे निकाल लें, तो R2 माइनस R1 अपॉन क्या, R2 माइनस R1 का हमारा होल क्यूब, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी आ गया। वेक्टर फॉर्म पढ़ने से फायदा ये है ना कि कई सारे फोर्सेस को अगर डायरेक्टली ऐड करना हो बिना एंगल वगैरह के, तो आप वेक्टर फॉर्म ले लीजिए, डायरेक्टली ऐड कर लेंगे ना। और सुनिएगा ध्यान से, ठीक। इसके बाद क्या है, मान लीजिए ठीक है, ये फोर्स है, ये Q1 है, ये Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, R3 है, R4 है, ऐसे आ रहे हैं। तो देखिए इस नॉट वाले में तो कई सारे फोर्स लग रहे हैं, है ना, 1 का लग रहा है, 2 का लग रहा है, 3 का लग रहा है, सबका डिस्टेंस लगा, तो फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज अगर पूछे तो आप लिखेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू, देखिए पहले का लिखते हैं K Q0 Q1 इंटू R1, ये ना वेक्टर R1 अपॉन R1 का क्यूब, प्लस है ना K Q0 Q1 की जगह Q2, अब यहाँ पे वेक्टर R2 अपॉन R2 का क्यूब आ गया है ना, प्लस K Q0 Q3 R3 वेक्टर अपॉन R3 क्यूब, ऐसे सो ऑन, लिखेंगे K Q0 Qn Rn वेक्टर अपॉन Rn का स्क्वायर, है ना, ये सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है ना, ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ के बाद, सुनिएगा कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कहा ये ट्रायंगल है, कहा इस पे Q है, इस पे Q है, इस पे कैपिटल Q है, साइड A है ना,
कह रहा है कैलकुलेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, तो क्या करें देखिए, ये इसको रिपेल करेगा, चलिए रिपेल कर रहा है, कितने फोर्स से कर रहा है, एफ की वैल्यू के क्यू क्यू, ये साइड ए है ना, ए स्क्वायर, ये भी इसको रिपेल कर रहा है कितने से, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये एफ आ गया, कितने फोर्सेस, दो फोर्सेस है। अच्छा ट्रायंगल इक्विलेटरल है, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है, दो फोर्सेस हैं हमारे 60 डिग्री पे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे जानिए, होता है रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारा दो फोर्स को ऐड करने का या दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका है। और अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री दिया होता है ना, और दोनों इक्वल हो, तो आंसर उसका आता है हमारा √3a। तो देखो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं और दोनों कितने डिग्री पे हैं, 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे f रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी √3f आएगी, और √3f के जगह के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर ना। ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। ये हमारी पूरी कहानी हो गई किसकी, कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ हो गया। अब आते हैं, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे क्या है ना, अच्छा एक चीज याद रखिए कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में कहीं भी आपको पोटेंशियल है, फोर्स है या ऐसी कोई चीजें हैं, उसका डायरेक्शन चेक करना है, वो किधर लगेगा, कुछ भी चेक करने की बात आती है ना, तो चेक करने के लिए आप हमेशा लीजिएगा Q0, दैट इज टेस्ट चार्ज, है ना। Q0 लीजिएगा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड वेरी वेरी स्मॉल होता है ना। कहीं पे भी हमको चेक करना हो पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में, तो चेक करने के लिए आप टेस्ट चार्ज लीजिएगा Q0। Q0 का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है और मैग्नीट्यूड वेरी वेरी स्मॉल होता है। अब सुनिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सुनिएगा ना, ये Q है, ठीक। अगर इसका हम फोर्स देखना चाहें तो इसको यहाँ पे लेके जाएं, यहाँ से यहाँ ये रिपेल करेगा, और दूर ले जाएंगे ये रिपेल करेगा, करते करते एक टाइम के बाद रिपेल करना बंद कर देगा ना। यहाँ लेके बंद कर दिया, 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 तो ये आपने ऐसे ड्रॉ किया है ना, एक रीजन ड्रॉ किया, एक स्पेस ड्रॉ किया है ना। इस रीजन या इस स्पेस के अंदर ये चार्ज दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, लेकिन इसके बाहर ना कोई अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा। तो इसी स्पेस या रीजन को हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ध्यान से देखिए, कैसे लिखें, स्पेस और रीजन, स्पेस और रीजन अराउंड चार्ज, अराउंड चार्ज in which another charge experience a force called electric field, है ना, called electric field ना। किसी भी चार्ज के चारों तरफ कोई भी ऐसा स्पेस, कोई भी ऐसा रीजन जिसमें दूसरे चार्जेस की वजह से दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगे, उसी स्पेस को या रीजन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जैसे मान लीजिए आपने Q0 हटा दिया, तो Q0 हटाया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, फोर्स हट गया, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी चार्ज की खुद की प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। चार्ज रहेगा तो फील्ड रहेगा, दूसरा चार्ज आएगा तो दूसरे चार्ज के आने से वहां पे फोर्स आ जाएगा फील्ड की वजह से ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होती है। कहां ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, सच दैट two lines never intersect, या two line ऐसे लिखे, such that tangent at any point gives direction, है ना। किसी भी पॉइंट पे tangent ड्रॉ करे तो tangent हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन। tangent at any point give direction and two lines never intersect each other, है ना, each other, ठीक है। फिर से कह रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी इमेजिनरी लाइन है। कहां ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ करें। इस तरह से ड्रॉ करें कि दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, और किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें ना, तो टेंजेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताए ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, ठीक। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी, सुनिएगा। प्रॉपर्टी में इमेजिनरी है, सच में नहीं दिखती है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक। दूसरा tangent at any point gives direction, है ना। किसी भी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो टेंजेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा ना। जैसे मान लीजिए टेंजेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा लाइन ना जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाए तो ये इसका टेंजेंट है ना। तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो टेंजेंट क्या बताएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ठीक। तीसरा,
two lines can never intersect. Two line can never intersect each other. दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसा इसलिए होता है, देखिए पूछता है कि अगर दो लाइन कहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टैंजेंट होंगे और दो टैंजेंट होंगे तो दो डायरेक्शन होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है। फिर से कह रहे हैं ना, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बोला दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्वेश्चन पूछा दो लाइन क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टैंजेंट आएगा और दो टैंजेंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन बताएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये हमारा हो गया ये चीज। अच्छा, फिर आते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे, है ना, जैसे जैसे आप चार्ज हो जाएंगे, as we move away from charge, as we move away from charge, density of electric field line decrease ना। चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी डिक्रीज करती जाएगी, कम होती जाएगी। ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। फिर it always move from पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। अब क्यों पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा ये भी देख लीजिए ना। देखिए मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, चेक करने के लिए टेस्ट चार्ज ले लिया, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कहां से कहां मूव करेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर आता है ना, इट नेवर फॉर्म क्लोज लूप, है ना, इट नेवर फॉर्म क्लोज लूप, क्योंकि ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। पांचवा पॉइंट है कि ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा। फिर ये छठवां पॉइंट है कि इट हमेशा कैसा लूप बनाएगा, इट नेवर फॉर्म क्लोज लूप, हमेशा कभी भी क्लोज नहीं होगा, हमेशा ओपन रहेगा। सातवां पॉइंट है ना, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है या अवे फ्रॉम चार्ज, है ना। फॉर पॉजिटिव electric field lines are always outward or away from charge, है ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की तरफ होंगी या चार्ज से दूर जाने की हमेशा कोशिश करेंगे ना। 8th, फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स और, ठीक है, टुवर्ड्स और क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड और इनवर्ड, है ना, या तो चार्ज की तरफ जाएगा या तो अंदर की तरफ होगा। ये हमारी सारी कहानी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फील्ड लाइन की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस आएंगी। पहला इमेजिनरी लाइन है, दूसरा टेंजेंट एट एनी पॉइंट पे क्या बताएगा, डायरेक्शन। दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, अगर वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टैंजेंट आएगा और दो टैंजेंट दो डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फिर जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होगी। भाई वो जो लाइन है ना दूर दूर जाने लगेंगी ना। अच्छा, डेंसिटी मतलब क्लोजनेस होता है, अगर बहुत पास है डेंसिटी ज्यादा है, बहुत दूर है डेंसिटी कम। फिर कहा कि ये हमेशा कहां से कहां मूव करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे मूव करेगी, हमने टेस्ट चार्ज से चेक कर लिया ना, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर होगा या अवे फ्रॉम चार्ज होगा, इसके लिए इनवर्ड होगा या टुवर्ड द चार्ज होगा। और जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। कुछ फिगर वगैरह बना लेते हैं ना। देखिए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा आउटवर्ड, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक। अच्छा, अब यही चीज अगर मान लीजिए नेगेटिव का बनाते हैं तो सेम रहेगा, बट ये हमेशा अंदर की तरफ रहेगा। जो उसमें डायरेक्शन एरो का बाहर है वैसे इसमें डायरेक्शन हमारा अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अब यही चीज अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ऐसे पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव जाएगा, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक।
और पॉजिटिव वाले का बाहर होगा, ठीक है, जबकि नेगेटिव वाले का हमेशा अंदर होगा। ये भी हो गया। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ये रिपेल कर गया, रिपेल कर गया ना, ये रिपेल कर जाएगा, ये रिपेल कर जाएगा ऐसे, ठीक है, ये रिपेल कर जाएगा, ठीक है, कभी मिलेगा नहीं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये तब बना जब दोनों पॉजिटिव हैं और बीच में हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर से ऐसे बनेगा ना, ये कभी नहीं मिलेंगे। और बस जो एरो का डायरेक्शन बाहर था, जो एरो का डायरेक्शन बाहर था, वो सारा एरो का डायरेक्शन हमारा अंदर हो जाएगा। ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दिया। ये एक छोटा सा वीडियो है। कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कैसा समझ में आया बताइए। अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे टॉपिक वाइज, सारा चैप्टर वाइज छोटे छोटे पार्ट्स में करके हम लोग पूरा फ्री डिस्कस कर लेंगे ना। थैंक यू।